नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रथम पोस्ट और मैं हूं प्रवीण झा। बात बंगाल की करेंगे और बंगाल आज इस लाइव सेशन में हम अपने दर्शकों से भी ये गुजारिश करेंगे कि वो भी इस लाइव सेशन में आकर अपना कमेंट दे सकते हैं कि किसकी जीत बंगाल में हो रही है। हम सभी कमेंट्स को लेने की कोशिश करेंगे और उसको होगा तो दिखाने की भी कोशिश करेंगे। जो भी दर्शक हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, चैट बॉक्स में चैट करेंगे, उसको हम अपने स्क्रीन पर भी लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब आज की रात जो है वो आखिरी रात है, यानी कि कल 4 मई है और कल ही नतीजे आने आएंगे और सुबह से लोग लगातार टीवी स्क्रीन पर, सोशल साइट्स पर, मोबाइल पर लोग बने रहेंगे कि कल नतीजे क्या आ रहे हैं और किसकी जीत हो रही है। लगातार जो एग्जिट पोल आए उसमें यह दिखाया गया कि भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कुछ सर्वे इस प्रकार से भी, कुछ एग्जिट पोल इस प्रकार से भी आए हैं कि उसमें ममता बनर्जी की जीत दिखाई जा रही है। ममता बनर्जी भी अपने कार्यकर्ताओं को लगातार इस प्रकार से मैसेज दे रही है कि आप लोग शिथिल ना पड़ें और आप मुस्तैदी से मतगणना केंद्र पर बने रहें, क्योंकि कोई भी गड़बड़ी ना हो, इसके लिए आप मजबूती से अगर वहां मतगणना केंद्र पर रहेंगे तभी नतीजे आपके पक्ष में आएंगे, ऐसा ममता बनर्जी का कहना है। लेकिन जो चुनाव आयोग है वो सभी कुछ निष्पक्ष कराने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। हर तरह से पूरे पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती कर दी गई है। जितने भी मतगणना केंद्र बनाए गए हैं सभी पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है और इसको लेकर कि कल क्या होगा नहीं होगा उस पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। और इस बातचीत में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। कल जो है, कल मतगणना शुरू होगी सुबह से और धीरे धीरे हो सकता है कि 12 से 1 बजे के बीच पूरा का पूरा सीन क्लियर हो जाए कि बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? नमस्कार आपको। देखिए, पिछले 29 तारीख के बाद से यानी 30 तारीख से दोनों पार्टी के यानी बीजेपी और टीएमसी के वर्कर्स जो हैं सब डटे हुए हैं स्ट्रांग रूम के बाहर जी। और कभी टीएमसी कुछ आरोप लगाती, यहाँ तक कि एक बार ममता बनर्जी पोलिंग स्ट्रांग रूम के पास भी पहुंच गई और हंगामा करते रही रात 12:30 बजे तक। शुभेंदु अधिकारी भी निकलते हैं, वो भी बोलते हैं। और एक बंग पक्ष के कोई गौरव गर्ग है, बांग्ला पक्ष जो है ये उन्हीं की एक तरह से एक संगठन है, ममता बनर्जी के द्वारा ही बनवाया गया है। वो बांग्ला वर्सेस अदर का मुद्दा बनाते रहते। वो भी वहां पे पहुंचे पोलिंग स्ट्रांग रूम पे और उन्होंने भी हंगामा किया। जिसको जहां मर्जी हो रहा है हंगामा कर रहा है। लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि दोनों तरफ से अपने वर्करों को विजिलेंट रहने का मैसेज दिया गया है। बीजेपी हेडक्वार्टर में भी, वहां स्टेट हेडक्वार्टर में बैठक हुई है, चर्चा हुई है और सारे जो एजेंट रहेंगे वहां पे पार्टी के, उन सबको ट्रेनिंग दी गई है क्या करना है, कैसे करना है, कहीं लूज नहीं पड़ना है। और टीएमसी ने जो है वर्चुअल एक मीटिंग ली है कि कैसे सब कुछ को मेंटेन करना है। देखिए, जब ये आया है तो बांग्ला जो मीडिया है तो दीदी मीडिया कहा जाता है, यानी वो ममता बनर्जी के हर अच्छे बुरे काम में उनके साथ रहते हैं। तो वो तो ये बता रहे हैं कि टीएमसी जीतेगी। तो सब अपने अपने वर्करों का उत्साह जो है वो कायम रखना चाहते हैं। तो देखिए, बंगाल और दूसरे राज्यों में एक अंतर है। अगर 10-11 बजे तक, 12 बजे तक जो पार्टी लीड करेगी वो उस पार्टी के जो वर्कर हैं वो विरोधी पार्टी पर हमला करेंगे। ये हमेशा से होता है। और उसमें क्या होता है कि वो दूसरा जो हारने वाली पार्टी होती है उनका पोलिंग एजेंट डर के मारे भाग जाता है। बिल्कुल। जब वो भाग जाता है तब बीजेपी का ऐसा कहना था, कभी कभी कांग्रेस और सीपीएम का भी, कि उसके बाद मैनिपुलेशन करना आसान होता था। और मैनिपुलेशन किसके द्वारा होता था? तो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जिनको इस मतगणना कार्य में नियुक्ति मिलती, वो
अपना जो आई कार्ड है वो आईपैक के एजेंट्स को दे दिया करते, और इस हिसाब से आईपैक वाले चूंकि टेक्निकली बहुत स्मार्ट थे तो ऐसा मैनिपुलेशन करते थे। बीजेपी का आरोप है, इसकी निष्पक्ष जांच हो अगर ऐसी बात है तो। इसीलिए इस बार ऐसा किया गया कि केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं वो मॉनिटरिंग करेंगे, लेकिन अब देखते क्या होता है। वैसे दोनों तरफ जो है मोराल को बूस्ट करने की कोशिश की जा पूरी रही है कोशिश कि हो रही उनके है। वर्करों का उत्साह कायम रहे। उसके बाद देखिए इधर फाल्टा जो एक जगह विधानसभा है जहांगीर वाली, और जहांगीर दबंग माना जाता है और बिल्कुल। अभिषेक बनर्जी का काफी करीबी माना जाता है, तो वहां पे जो पूरी इलेक्शन को ही, यानी उस विधानसभा के इलेक्शन को ही रद्द कर दिया चुनाव आयोग। अब वो मई महीने में होगी, 21 मई को शायद होगी या 24 मई को, ये डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो लेकिन वो मई में होगी, यानी अब ये इलेक्शन की प्रक्रिया, ये काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया होने के बाद फिर से वहां इलेक्शन। तो इसका मतलब ये देखिए कि इस जब डिसीजन हुआ कल शाम में, तो टीएमसी के वर्करों का मनोबल डाउन हो गया। फिर यानी ये जहांगीर जो है उसका वो है, लीडर है टीएमसी के, जितने गूंस हैं, गुंडे हैं, जो अपराधी तत्व हैं, और उसी के विधानसभा में रिकाउंटिंग की बात हो गई। और याद रखिए कि ये अजय राज शर्मा जो गए थे वो उसी विधानसभा क्षेत्र में गए थे, उसी के परिवार को चेतावनी दी थी, और परिवार को चेतावनी नहीं दी थी, जहांगीर को चेतावनी दी थी कि अगर तुम गलत काम करोगे तो तुम पर एक्शन होगा। तो ये सारा कुछ है, लेकिन देखिए सांसें तो अब सबकी अटकी हुई है। अब सब अपने अपने हिसाब से अभी अभी जिस प्रकार से संजीव जी अभी जिस प्रकार से कुछ जगहों से, यानी कुछ एग्जिट पोल में इस प्रकार से भी खबरें आ रही हैं कि ममता बनर्जी जो है उनकी सरकार बनने जा रही है, और इसीलिए अब जो खास करके एक प्रकार से शिथिल पड़ गए थे, खास करके ममता बनर्जी के यानी टीएमसी के कार्यकर्ता, वो अब एक प्रकार से उनके अंदर जोश आ गया है। क्या लगता है कि वहां पर जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसमें कुछ बदलाव हुआ है क्या? क्योंकि जो पहले लोग मुखर होकर बोल नहीं रहे थे, क्या अब वो बोलने लगे हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा है, बंगाल में लोग बोलते नहीं है। अब सबको इंतजार है कल, कल क्या होता है। अगर बीजेपी की सरकार बनी तो इतना जान जाइए कि क्रिया के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया का नियम है, न्यूटन थर्ड लॉ, वो तो होगा। और अगर नहीं भी होता है, मान लीजिए बीजेपी नहीं भी जीतती है, वैसे इसकी संभावना काफी कम है बीजेपी के नहीं जीतने की, लेकिन देखिए कि जितनी भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं, 2,70,000, तो उस तरह की हिंसा 2021 वाली हिंसा तो मुझे नहीं लगता कि वो हो। हाँ, ये जरूर है कि अगर टीएमसी हार गई तो फिर आप देखिएगा कि टीएमसी के में दरअसल क्या है कि इधर 1-2 दिनों पहले आईएसएफ, जो इंडियन सेकुलर फ्रंट है, पुरपुरा शरीफ वाला, नौशाद शेख वाला, उन्होंने टीएमसी के का एक नेता है शौकत मुल्ला, उसका दुकान जला दिया जाए। आज मैं हुमायूं कबीर का सुन रहा था, वो कह रहे थे कि इलेक्शन के बाद ये भाईपो यानी ये अभिषेक बनर्जी भाग जाएगा, दुबई चला जाए। और ये जो है वो केदारनाथ जो मंदिर बनाया है ममता बनर्जी ने, वो उसको मंदिर नहीं कहते, कल्चरल सेंटर कहती है वैसे, वहां पर वो हरिनाम का जाप करेगी ममता बनर्जी, ऐसा हुमायूं कबीर कह रहे हैं। तो ऐसा है, टीएमसी के वर्कर, टीएमसी अगर हार गई तो आप देखिए टीएमसी पर भी चौतरफा हमला होगा, क्योंकि उन्होंने जो उत्पात मचाया है इतने सालों से। और ये होता है कि जब आप शेर की सवारी करते हैं तब तक तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब शेर से उतरते हैं तो वही जो वायलेंट आपका सबसे बड़ा हथियार था, वायलेंस, वही वायलेंस खाएगा टीएमसी को अगर ये हारती है टीएमसी। और देखिए इतने बड़े पैमाने पर आज तक प्रवीण जी वोटिंग नहीं हुई है पूरे किसी भी राज्य में। 93% वोटिंग शायद आजादी के बाद से कभी नहीं हुई विधानसभा चुनाव में। आखिर ये वोटिंग हुई क्यों? मान लीजिए अगर टीएमसी को लाना था, उसमें तो संजीव जी ये कहा जा रहा है कि उसमें एसआईआर की वजह से, क्योंकि 75 से 80% के आसपास वोट तो बंगाल में अमूमन होता ही था, और एसआईआर की वजह से जो वोट कटे हैं उसका ये इम्पैक्ट है कि अब वो 92-93% के आसपास मतदान पहुंच गया।
देखिए, बहुत तरह की बातें कही जाती है, ऐसे हो गया वैसे हो गया। हम्म। इंडियन एक्सप्रेस समूह का अखबार है जनसत्ता, वो रिपोर्ट कर रहा है कि हिंदू इलाकों में इस बार हम्म। मुस्लिम इलाकों से ज्यादा मतदान हुआ है। शहरी हम्म। इलाकों में भी उतना ही मतदान हुआ है, साउथ बंगाल में या नॉर्थ बंगाल के शहरी इलाकों में, जितना ग्रामीण इलाकों में हुआ है। हम्म। तो ट्रेंड क्या दिख रहा है कि बहुसंख्यक आबादी निकल रही है, हम्म। मुस्लिमों से ज्यादा निकली। शहरी और हम्म। ग्रामीण इलाकों में भारी संख्या में मतदान हुआ। एक बात हम्म। बताइए, तो ये कहना कि एसआईआर से कट गया, अब जो मृत थे वो वोट आके हम्म। देते थे किसके पक्ष में? वो टीएमसी के पक्ष में वोट देते, जिसको छापा वोट कहते थे। तो 40-50 बिल्कुल। लाख तो छापा वोट पड़ता था टीएमसी को, वो चला गया तो टीएमसी कहां जाएगी? हम्म। छापा वोट नहीं पड़ा, लोग भय मुक्त होकर निकले। तो आखिर ये रिकॉर्ड परिणाम देखिए किसके लिए निकले। ममता बनर्जी की सरकार तो थी, हम्म। 83-64-65। पिछली बार आप देखिए 83% वाला आंकड़ा नॉर्थ बंगाल के लिए सही हो सकता है, जंगल महल के लिए सही हो सकता है। साउथ हम्म। बंगाल की 144 सीटों पर 65% ही मतदान हुआ था। बिल्कुल। और अंतिम अंतिम तक जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज थी, उसमें हम्म। लगभग केस सुलझा लिए गए। वही केस नहीं सुलझे जो लोग गए नहीं वहां पे, हम्म। या बांग्लादेशी नहीं गए घुसपैठिया, उनके पास कुछ था ही नहीं सबूत। लेकिन जो हिंदू समाज था, जिनके जिनको अपना अपने कागज पर दस्तावेज पर विश्वास था, वो बहुतों के नाम सही कर दिए गए, लिस्ट में जोड़ दिए गए। तो मैं ये कह रहा हम्म। हूं कि वो जो तर्क है कि 83-84% तो पिछले बार भी करते थे, तो भैया उनसे हम्म। पूछिए कि साउथ बंगाल की 144 सीटों पर शहरी इलाकों में कितनी वोटिंग हुई थी? 65%। हम्म। तो अगर उसमें 10% जोड़ भी दीजिए तो 75% होना चाहिए। अगर दस बिल्कुल। प्रतिशत उधर घट गया, दस हम्म। प्रतिशत स्टैट में सुधार हो गया, तो 75% हो गया। वोट तो हम्म। 93% हुआ है ना। और ये सोचिए, जिन 15 सीटों पर भी चुनाव हुआ है वहां भी 90%, 15 बूथों पर फिर से जो चुनाव हुआ, रिपोल हुआ, वहां भी नब्बे बिल्कुल। प्रतिशत पार कर गया मतदान। ये क्यों हम्म। है ये मतदान? बस इसी के ट्रेंड को अगर समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे कि ये मतदान जो है कुछ इतिहास बनाने के लिए। और देखिए, नहीं, भारतीय जनता ये पार्टी के जितने नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो 93% के आसपास मतदान हुए हैं, उसमें जो बढ़ा हुआ जितना परसेंटेज है, 10-12% जो भी बढ़ा है, वो टोटल का टोटल शिफ्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है। क्या आपको लगता है कि ऐसा हुआ होगा कि टोटल शिफ्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ होगा? और अगर ऐसा होता है तब तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जीत रही है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर आपको क्या लगता है कि चांसेस कितने कितने हैं? देखिए, नॉर्थ बंगाल और जंगल महल में तो बीजेपी को सोचना नहीं है। हम्म। वहां तो उनकी सीटें बढ़ रही, यानी 154 जो पहले चरण में चुनाव हुआ है, वहां हम्म। तो बीजेपी 100 के आसपास या 100-110 भी क्रॉस कर सकती है, 115 भी क्रॉस कर सकती है। हाँ, हम्म। ये एक उधर मुर्शिदाबाद मालदा नदिया वाला इलाका है, तो वहां भी टीएमसी को कुछ सीटों का हम्म। जरूर नुकसान हो रहा है। यानी जो मुस्लिम बेल्ट में जीतती थी टीएमसी, उसमें कुछ सीटों पर कांग्रेस जीत सकती है। हम्म। और एक एक सीट तो भांगर वाला जो है वो आईएसएफ का ही है, यानी फुरपुरा हम्म। शरीफ का कोई भी चेला उस पर लड़ता है जीता है, नौशाद शायद लड़ता है जीता है। हम्म। और एक हुमायूं कबीर जहां से लड़ रहा है, वो हम्म। भी सीट जो है वो टीएमसी के लिए मुश्किल सीट है, टफ सीट। तो इस हम्म। तरह से 8-10 सीट तो उधर भी गंवा देगी। और इधर आप देखेंगे साउथ बंगाल में भी, हम्म। कलकत्ता में भी, यानी नॉर्थ कलकत्ता और साउथ कलकत्ता में भी बीजेपी की सीट जीतने की अनुमान जताई जा रही है। और सबसे बड़ी हम्म। बात है कि भवानीपुर में दावा किया जा रहा है कि बीजेपी जीत रही है। और यानी कि आप शुभेंदु ये कह रहे हैं अधिकारी कि ने ये भवानीपुर, कहा, वहां से ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ रही है उस सीट पर, आप ये कह रहे हैं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी वहां से चुनाव जीत रहे हैं? तो ये कौन सी बड़ी आश्चर्य की बात होगी? पिछले बार भी तो शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में हराया था, जबकि बिल्कुल। ममता बनर्जी 3 घंटे तक एक ही बूथ पर जाकर बैठ गई थी, इस हम्म। वो व्हील चेयर पे जाके, सबको याद हम्म। होगा। और पूरा बिल्कुल। माहौल गरमा दिया, सब कुछ करने के बाद वो हार गई। तो हम्म। भवानीपुर जो है, भवानीपुर में 3 वार्ड में कहा जा रहा है कि उनको अच्छा खासा वोट मिला है, क्योंकि उसमें शायद हम्म। 2 वार्ड तो, एक वार्ड तो पूरी तरह से मुस्लिम बहुल है,
दूसरे वार्ड में भी मुस्लिमों की अच्छी खासी संख्या है। इसके अलावा तीसरा वार्ड जो है उनका खुद का वार्ड है तो उसमें तो वोट मिलना ही चाहिए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि उस इलाके में 32 मकान जो है, ये बीजेपी का आरोप है, 32 मकान जो है उनके भाइयों और भतीजों का है, बनर्जी परिवार का। क्योंकि पहले एक घर हुआ करता था, झोपड़ी हुआ करता। बिल्कुल। तो आरोप तो बहुत है। अब देखिए जी, लेकिन ये जरूर होगा कि बंगाल और देश की राजनीति के लिए कल का दिन ऐतिहासिक होगा। और मुझे लगता है कि इतने बड़े पैमाने पर अगर शहरी इलाके में वोटर निकलता है तो कुछ रिकॉर्ड बनाने के लिए निकलता है, कुछ को तोड़ने के लिए, कुछ को ध्वंस करने के लिए निकलता है। और निश्चित रूप से 15-16 साल में सत्ता विरोधी लहर तो है, सत्ता विरोधी लहर है। लेकिन देखिए वो लहर इसलिए नजर नहीं आती क्योंकि कैमरे पर कोई नहीं बोलता है, खास करके और अगर जो आदमी नहीं बोल रहा है वो निश्चित रूप से जाके एंटी टीएमसी वोट देगा, या तो वो बीजेपी को दे या दूसरी पार्टी, लेकिन वो टीएमसी को नहीं दे। और जो टीएमसी का वोटर है उसे किस बात का डरना? नहीं, भाई कोतवाल अब डर काहे का? संजीव जी, आपके तर्क को अगर माना जाए तब तो ये हुआ कि लगभग 70% लोगों ने कुछ भी नहीं कहा कि उन्होंने किसको मतदान किया। तो अगर 70% लोगों ने मतदान किसको किया है इसको लेकर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, और आप ये तर्क दे रहे हैं कि अगर जो नहीं बोल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी को यानी एंटी टीएमसी को वोट किया है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, तो इस हिसाब से तब तो भारतीय जनता पार्टी के पास 70% के आसपास वोट, यानी उसमें से 50-60% वोट तो जरूर जानी चाहिए अगर आपके इस तर्क को माना जाए तो। देखिए जो टुडे चाणक्य का आया था उसमें 48% वोट शेयर जो है बीजेपी का दिखाया गया, ±2 और 3 करके। इसी तरह टीएमसी का 38% दिखाया गया। अब सीटों पर मत जाइए, जब बाइपोलर होता है तो अगर 2% का भी अंतर है तो सीटों में बहुत बड़ा अंतर दिखेगा। बिल्कुल। वोट प्रतिशत अगर बीजेपी, देखिए 5-6% का अंतर था पिछले चुनाव के मामले। हाँ ठीक है, लोकसभा चुनाव में उन्होंने एक अंतर हासिल किया था टीएमसी ने, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि बीजेपी पिछले बार से तो स्ट्रांग जरूर हुई है। और अगर ये मतदान किसी बदलाव का संकेत करते तो वो सत्ता का ही बदलाव होगा, विपक्ष का तो बदलाव होगा। ये 93% वोटिंग इसलिए नहीं हुई है कि उसी ममता बनर्जी को कायम रखना। हाँ, एक आप ग्रामीण इलाकों का एक तर्क दिया जा सकता है कि जिन महिलाओं को लक्की भंडार योजना मिलता है 1500 रुपए का, वो देती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उन्होंने भी पूरी तरह से ममता बनर्जी को सपोर्ट नहीं। बहुत सारी बातें देखिए, कल 12 बजे तक, मुझे लगता है 10-11 बजे तक स्पष्ट होगा मामला। और एक बार अगर टीएमसी पिछड़ गई तो फिर मुझे लगता है कि टीएमसी के लिए लेकिन कल का दिन जो है ऐतिहासिक होगा। संजीव जी, आप कल से देख रहे होंगे कि मतलब बीता हुआ कल जो है उससे आप देख रहे होंगे कि एक जो बयानबाजी है वो अब आजकल ईवीएम से शिफ्ट होकर पोस्टल बैलेट पर चला गया है। और ममता बनर्जी का ये आरोप है कि कुछ पोस्टल बैलेट लाए जा रहे हैं और वो जहां जहां सीसीटीवी का निगरानी नहीं है वहां के जरिए बैलेट को वहां पर जमा किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इस बार अब कोई भी जो दल है वो ईवीएम पर सवाल ना उठा करके सभी दल जो है वो बैलेट बॉक्स पर शिफ्ट हो गए हैं, कि अगर कुछ मतों के अंतर से जीत हार होती है और जिसकी संभावना ज्यादा है कि इस बार जो है वो हार का अंतर, बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर हार का अंतर बहुत ही कम होने वाला है, तो फिर आपको क्या लगता है कि उसके बाद ये नैरेटिव चलेगा कि पोस्टल बैलेट के जरिए इस जीत को अंजाम दिया गया है? नहीं, वो बात नहीं है। दरअसल अभिषेक बनर्जी ने, और ये वायरल भी हो रहा है बयान उनका, उन्होंने ईवीएम में किसी तरह की गड़बड़ी से इनकार कर दिया। जो ईवीएम वाला पूरा राहुल गांधी का पूरा मूवमेंट था, उसमें से अभिषेक बनर्जी का ये कहना था कि हम तो ईवीएम से जीतते ही रहे, तो हमें ईवीएम से क्या दिक्कत।
अगर ईवीएम में होता तो 200 प्लस सीट पिछली बार लेकर आई, लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया। बिल्कुल। तो ईवीएम से उनको कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए वो पोस्टल बैलेट के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि ईवीएम के बारे में तो ऑलरेडी बोल चुके हैं कि ईवीएम से उन्हें कोई दिक्कत नहीं। अब हो सकता है कल अगर नतीजा उनके विरुद्ध जाए तो वो भी राहुल गांधी के साथ कतार में खड़े हो जाएंगे। लेकिन दिक्कत ये अभिषेक बनर्जी पे जितने मामले हैं, और एक बार सत्ता का साथ छूटने के बाद वो 5 करोड़ 10 करोड़ वाले वकील तो मिलने से है। क्योंकि देखिए बंगाल की राजनीति में अगर एक बार आप हार जाते तो वो पार्टी उठती नहीं है। कांग्रेस हार गई, विलुप्त हो गई, सीपीएम हार गई, सीपीएम जैसा कैडर बेस्ड पार्टी नामलेवा नहीं बचा, विलुप्त हो गई, वो भी लगभग विलुप्त हो गई। इस बार तो ये कहा जा रहा है कि टीएमसी को कुछ पैसे फंडिंग जो है टीएमसी की तरफ से हुए हैं, ताकि वो चुनाव लड़के कुछ हिंदुओं का वोट काटे और उससे फायदा जो है ममता बनर्जी, ऐसी नौबत आ गई। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इसको यहीं पर खत्म करते हैं। अब तो इंतजार बहुत कम का है, यानी कि रात भर का ही इंतजार है। उसके बाद तो कल नतीजे आएंगे ही, और 10 से 11 के बीच में सभी कुछ क्लियर हो जाएगा कि किसकी सरकार बंगाल में बनने जा रही है। कुछ तो ज्योतिषाचार्य भी हैं, वो कह रहे हैं कि बंगाल में इस बार सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुंडली भी कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है। अब उनकी कुंडली की सच्चाई क्या है ये कल पता चल जाएगा। तो जो दर्शक अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं, कमेंट जरूर कीजिए और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्रथम पोस्ट के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।